तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग कुछ फ्लॉप मूवीज लेंगे, उनकी स्टोरी लेंगे, उसको एआई को फीड करेंगे एंड उसे बोलेंगे कि भाई इसकी स्टोरी बहुत बुरी थी, इसको रीराइट कर दे। एंड फिर हम देखेंगे कि क्या एआई उस फ्लॉप मूवी की स्टोरी को एकदम हिट होने लायक बना सकता है। तो मैंने 3 ऐसी मूवी सिलेक्ट करी है जिनका कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन स्टोरी या तो थोड़ी बहुत भटक गई अपने रास्ते से, या फिर स्टोरी इतनी ही ज्यादा बुरी थी कि वो मूवी तो पिटनी ही थी। तो आज की लिस्ट की सबसे पहली मूवी है टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी। आई नो उसके बारे में बात करना भी श्रापिन माना जाता है, वो मूवी बहुत ज्यादा बुरी पिटी थी, लेकिन उसका कंसेप्ट अच्छा था। इंडिया की सबसे पहली ऐसा फ्यूचर वाली मूवी, डिस्टोपियन मूवी होने वाली थी, तो कंसेप्ट ठीक था। बाद में फिर मूवी तो उन्होंने बहुत बुरी बनाई थी, आई एग्री उस पे, ठीक है। सेकंड इज विद्युत जामल की क्रैक मूवी, उसका कंसेप्ट काफी ज्यादा अच्छा था। एक एक्सट्रीम सर्वाइवल स्पोर्ट वाली मूवी बनाना जहां पे अपना मेन कैरेक्टर ऐसे खतरनाक स्टंट वन करके सर्वाइवल गेम जीत के निकलेगा, तो एक काफी अच्छा कंसेप्ट था। प्लस विद्युत जामवाल था उसके अंदर, बंदा स्टंट्स वगैरह काफी सही करता है, तो उनके पास एक अच्छा प्लान था। इनफैक्ट मूवी के अंदर जो गेम्स दिखाए गए थे वो गेम्स भी काफी एंगेजिंग थे, लेकिन मूवी अपने ट्रैक से भटक गई। बीच में वो कुछ बॉम्ब वाली चीजें डाल दी उन्होंने, तो गेम से तो भटक ही गई थी मूवी। तो अब उसको भी हम रीराइट करके बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड इज भूल भुलैया 3। आई डोंट नो मैंने ये क्यों डाला, मेरे को इसका कंसेप्ट भी इतना कुछ खास नहीं लगा था, वो देवेंद्र नाथ वगैरह वाला चीज है, लेकिन मेरे को बस फील करना था कोई ना कोई स्पॉट भूल भुलैया 3 एक अच्छा नाम हो सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी स्टोरी पे बहुत काम करना चाहिए था और नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा एआई को जिम्मा दे दिया। तो अब हमारे पास ये 3 मूवी है, ये तीनों मूवी की स्टोरी हम एआई पे डालेंगे एंड देखेंगे कि क्या आउटकम निकलता है। तो क्योंकि मेरा पीसी मेरे पीछे रखा हुआ था हमेशा, तो ऐसा 90 डिग्री घूम के आता है, ठीक है। चलो खुद ही करना पड़ता है सब। तो लोकेशन होगी शिफ्ट, एंड आई नो कि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का इशू है, हाइट का इशू है, बिकॉज मैंने अपना सेटअप ये वाले साइड से शूट करने के हिसाब से नहीं बनाया हुआ था, तो अब जब करना पड़ रहा है तो मेरे को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें आ रही है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। एंड ये एक्चुअली में सेकंड टेक है ये पूरे वीडियो का। इंट्रो शाम में शूट किया था, वो जो पूरी वीडियो है मैं एक्चुअली स्टोरी नरेट कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठा तो मैंने नोटिस किया कि मैंने स्टोरी नरेट नहीं करी है, मैंने स्टोरी रीड करी है। तो वो जो पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्डिंग किया था तो वो वेस्ट हो गया। तो अब मैं रात के 12 बजे बैठा हूँ फिर से रिकॉर्ड करने, तो इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया अब तक, तो ठीक है। तो ठीक है, फटाफट जो भी फॉर्मेलिटी वो खत्म करके हम लोग अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है ये हमारी ऑडियंस है, ये फिलहाल गुस्से में बैठी है क्योंकि उसको स्टोरी पसंद नहीं आई है। एंड अभी हम लोग गणपत पर डालेंगे और एआई जो देगा स्टोरी, वो सुनने के बाद अगर ऑडियंस को सुई तो ये खुश होगी, अदरवाइज खुश नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम पास होता है। स्टार्टिंग में मैंने जो स्क्रिप्ट दिखाई थी कि मैंने हर एक स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख के रखी है, तो अब मैं वो स्क्रिप्ट जो है गणपत मूवी की वो मैं पेश करूंगा यहाँ पे, एंड उसमें जो जो दिक्कतें थी वो इसको बताऊंगा, एंड वो सारी दिक्कतें मैं जीपीटी को दे के बोलूंगा कि ये सब ठीक करके मेरे को एक री रिटर्न स्टोरी दी जो कि ज्यादा अच्छी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिर मेरे को जो स्टोरी जीपीटी देगा मैं तुम लोग को नरेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं गणपत से, मैंने दे दी है, स्टोरी आ गई है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नरेट करना। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉन्टिंग और एक विजुअली स्ट्राइकिंग डिस्टोपियन दुनिया से, जो कि 2099 का भारत था, जहाँ एक महायुद्ध के बाद अब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जहां सिल्वर सिटी के अंदर अमीर लोग अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज के साथ रह रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ फुल टेक्नोलॉजीज वगैरह के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसी के दूसरी तरफ है द वेस्टलैंड, जो कि एक बर्बाद, अशांत और एक सूखा पड़ चुका इलाका है, जहां गरीब लोग रह रहे हैं। हर जगह बस ड्रोन सर्वेलेंस, रोबोट गार्ड और एआई कंट्रोल्ड जोन बन चुका है। इंसानियत अब सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह चुकी है। फिर एक नरेशन आती है अमिताभ बच्चन सर की आवाज में, जहाँ वो कहते हैं जब इंसानियत ने पैसे और पावर के लिए एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दिया, तब वो लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए और तभी पैदा हुआ एक मसीहा जो कि अंधेरे में रोशनी लेके आएगा, जिसका नाम होगा गणपत। इस नरेशन के साथ हम लोग देखते हैं एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेबल बेस, जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी जिसका नाम शिवा होता है, जो कि देख नहीं सकता लेकिन बहुत ही स्मार्ट बंदा होता है। स्मार्ट मींस दिमाग से स्मार्ट होता है, काफी वाइज बंदा होता है। वो एक लेजेंड के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि एक बंदा आएगा जो अमीरों का ये सिस्टम खत्म करके गरीबों के लिए न्याय लेके आएगा। उसके आने से पहले सब कुछ बर्बाद होगा, लेकिन उसके आने के बाद एक नया युग चालू हो जाएगा। मैंने ये स्टोरी एक्चुअली पूरी पढ़ रखी है एंड फिर मैं नरेट कर रहा हूँ, तो लिटरली इसके अंदर सिस्टम बहुत बार है। ऐसा लग रहा है एल्विश भाई ने स्टोरी लिखी है, एआई ने लिखी है। इस दुनिया में रहता है गुड्डू नाम का एक लड़का, जो कि काफी केयर फ्री और स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, जो कि सिल्वर सिटी में एक एआई माफिया जॉन के अंडर काम करता है। गुड्डू इलीगल कामों का एक्सपर्ट होता है, वो स्मगलिंग, हैकिंग, ह्यूमन सर्विलेंस, ये सारे काम कर सकता है। एक दिन एक मिशन के दौरान गुड्डू एक जस्सी नाम की मिस्टीरियस लड़की से मिलता है, जो कि एक एआई रेजिस्टेंट हैकर होती है। एंड उसका गोल होता है कि दलिनी नाम के एक एआई ओवरलॉर्ड जो है, जो एक्चुअल मूवी उसके अंदर भी जो विलन है उसका नाम दलिनी ही है, तो जो जस्सी नाम की लड़की है वो उस एआई का कोड्स ओवरराइड करके गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती है। पहली मुलाकात में जस्सी और गुड्डू के बीच में काफी टकराव होती है और जस्सी कहती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, हम लोग को दिक्कतें हो रही है वगैरह वगैरह। एंड गुड्डू भी उसे कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं बस जीने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझको भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कायजाद नाम का गुड्डू का एक बचपन का दोस्त होता है, जो कि एक रेबल ग्रुप का मेंबर भी होता है। वो जॉन के सामने जाके गुड्डू को एक्सपोज कर देता है एंड जॉन जो है वो गुड्डू को एक डेजर्टेड जोन के अंदर मरने के लिए छोड़ देता है, जहाँ पे ड्रोन्स उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन तब तक शिवा एंड उसका जो मेंबर होता है रेबल ग्रुप के, वो सब गुड्डू को बचाने के लिए आ जाते हैं। वो गुड्डू को टेस्ट करता है एक सिमुलेशन रूम के अंदर डाल
करके उसको वर्चुअल ट्रेनिंग देता है, जहाँ गुड्डू को ये दिखाया जाता है कि कैसे एआई ने पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। एंड अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो लोग ये भी चाहते हैं कि वो लोग ह्यूमन ब्रेन वेव्स को ही मैनिपुलेट करके उनको हमेशा के लिए अपना स्लेव बना ले। एक इमोशनल ट्रेनिंग आर्क चालू होता है, जहाँ गुड्डू रोज अपने पास्ट से लड़ता है, अपने ट्रॉमा से लड़ता है। उसे एआई के कोड्स क्रैक करना, ईएमपी ग्रेनेड्स बनाना, स्टेल्थ में जाके एआई ड्रोन्स को डिसेबल करना, ऐसी सारी टेक्निक सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग के अंदर गुड्डू की हेल्प जस्सी भी करती है एंड इसके वजह से वो दोनों का एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, एक लवेबल बॉन्ड बन जाता है। एंड एक दिन ट्रेनिंग के दौरान ही शिवा से गुड्डू पूछता है कि क्या मैं ही गणपत हूँ, और शिवा उसका जवाब देता है कि तुम्हें गणपत बनना पड़ता है, तो पैदा नहीं होते। अब तक जैसी स्टोरी जा रही है, आई थिंक एआई अच्छा लिख रहा है। ये जो गणपत बनना पड़ता है, पैदा नहीं होते, ये सारी लाइंस मेरे को थोड़ी अच्छी लगी है, मूवी से तो बेटर ही है। तो इस सीन के बाद उन लोग को पता चलता है कि जो एआई ओवरलॉर्ड है दालिनी, वो अब एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, माइंड मर्ज प्रोटोकॉल, जिसमें वो जितने भी पुअर लोग हैं उन सबके दिमाग को एआई के न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट करके उन सबको अपना स्लेव बनाने की तैयारी कर रहा है। रेबेलियन स्टार्ट होता है। गुड्डू, जस्सी और शिवा के जो अंडरग्राउंड टीम के मेंबर थे, ये सब लोग एक प्लान करते हैं। ये लोग का प्लान कुछ ऐसा होता है कि सिल्वर सिटी के हाईली सिक्योर्ड एक वॉल्ट के अंदर जाके जो दालिनी है उसके जो इंटरनल कोर सिस्टम है उसको हैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। गुड्डू यानी कि अपना टाइगर श्रॉफ जो है वो एक काफी स्टेल्थ प्लस कॉम्बैट एक्शन सीक्वेंस हम लोग को दिखाता है। जैसे रिमोट हैकिंग कर रही होती है एंड शिवा जो है वॉर रूम के अंदर से सब लोग को कमांड्स दे रहा होता है। वॉल्ट के अंदर जाती है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने मिलता है। दालिनी जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है होलोग्राम के फॉर्म में एंड वो गुड्डू से कहता है कि मैं कोई एआई नहीं, मैं एक इवोल्यूशनरी मिरर हूँ, मैं वही करता हूँ जो तुम लोग मुझे दिखाते हो। और फिर दालिनी का फाइनल फॉर्म रिवील होता है जो कि काफी एडवांस एआई होता है, जो कि फेस जो है एग्जैक्टली गुड्डू का लेके रखता है। और फिर दालिनी कहता है कि मैं तुम हूँ, तुम जैसे करोड़ों लोगों का डिजिटल इम्प्रिंट से बना हूँ मैं। गुड्डू शॉक हो जाता है, लेकिन फिर शिवा उसको संभालता है एंड कहता है कि भाई देख, मशीन जो है वो तुम्हारी इमेज कॉपी कर सकती है लेकिन तुम्हारी रूह कॉपी नहीं कर सकती। फिर गुड्डू थोड़ा संभलता है एंड गुड्डू वैसे दालिनी की फाइट चालू हो जाती है, जहाँ दालिनी के पास क्लॉकिंग डिवाइस होता है, एनर्जी शील्ड्स होती है एंड ये सब का यूज करके वो गुड्डू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन गुड्डू भी मार खा करके वापस उठ रहा होता है। क्लाइमेक्स में जस्सी जो है वो दालिनी के न्यूरल कोड्स को ओवरराइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको एक बहुत जोर से शॉक लगता है। अभी ये लाइन मेरे को समझी नहीं, इसलिए मैं ये नरेट नहीं कर रहा हूं, मैं रीड करके बता रहा हूं, तुमको समझी तो मेरे को बताना। तभी शिवा अपनी लास्ट ब्रेथ में अपने ब्रेन चिप को सेक्रीफाइस करके एआई के कोर में इंजेक्ट करता है, जिससे दालिनी ग्लिच होने लगता है। आगे बात करते हैं, स्टोरी खत्म करने के बाद बात करते हैं। दालिनी का कोर ब्लास्ट हो जाता है एंड सिल्वर सिटी का पूरा एआई सिस्टम क्रैश हो जाता है। लास्ट सीन में गुड्डू जो है वो सिल्वर सिटी के सेंट्रल टावर के ऊपर खड़ा होता है एंड सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो उसे होलोग्राम पे देख रहे होते हैं। तो इससे पोस्ट क्रेडिट सीन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, स्क्रीन ग्लिच होती है, एक बैकअप एआई प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है जहाँ पे लिखा होता है दालिनी V2 अवेकनिंग। एक्टिवेटिंग क्या होता है? स्क्रीन फेड्स ब्लैक एंड स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड अब ये पूरी स्टोरी खत्म हो गई, तो अब स्टोरी के कैरेक्टर से बाहर आते हैं एंड बात करते हैं कि स्टोरी कैसी थी। तो जिन लोगों ने एक्चुअल गणपत मूवी देखी है उन लोगों को पता है कि ये स्टोरी गणपत मूवी की स्टोरी से फार बेटर थी। तो हाँ, ऑडियंस खुश हुई तो ऑडियंस को खुश कर देते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये स्टोरी अच्छी लगी मेरे को। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां भी थी, जैसे कि बहुत चीजें समझ नहीं आई कि अचानक से जो वो शिवा था उसने अपनी ब्रेन चिप कैसे निकाल दी। वो नॉर्मल इंसान था ना, तो उसके पास ब्रेन चिप कहाँ से आई, उसने क्या चीज की, जो शिवा का कैरेक्टर मेरे को समझ नहीं आया कि उसने लास्ट में आके ऐसा क्या कर दिया कि दालिनी का सीन हो गया। एंड दालिनी एक एआई होलोग्राम था, तो उसकी और गुड्डू की फाइट कैसे होने लगी। एंड जो कायजा का कैरेक्टर था जिसने गुड्डू का एक्सपोज कर दिया था जॉन के सामने, फिर उसके बाद जॉन ने भेज दिया था एक डेजर्टेड एरिया में गुड्डू को मरने के लिए, कायजा ने एक्सपोज कर दिया था। तो पूरी बात ये है कि इसने अपने मन से भी थोड़ी बहुत चीजें ट्वीक करी है। एंड यस, ऑब्वियसली हम लोग जो चीजों में दिक्कत है हम बार बार इसको और पॉलिश कर सकते हैं एआई में डाल के, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट के हिसाब से ये स्टोरी मेरे को एक्चुअली पसंद आई। गणपत मूवी की जो स्टोरी थी उससे तो फार बेटर स्टोरी है ये। तो एक्चुअली हम लोग को एआई को 1 पॉइंट देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए एआई पे 1 पॉइंट है, हमारी ऑडियंस हैप्पी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जाते हैं हम क्रैक मूवी की तरफ। क्रैक एक एक्चुअली अच्छी मूवी बन सकती थी, लेकिन उन लोगों ने एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता क्रैक मूवी क्या है, मैं बता दूं, क्रैक एक सर्वाइवल स्पोर्ट्स की मूवी है। लक मूवी अगर तुमने देखी होगी तो उसी तरीके की मूवी है, जहाँ पे विद्युत जामल जो है वो एक गेम में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब खतरनाक गेम्स होते हैं, विद्युत को वो जीत कर निकलना होता है। अंदर बहुत सारी और स्टोरी है। फिलहाल के लिए अभी हम नई स्टोरी सुनने वाले हैं, तो पुरानी स्टोरी भूल जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्रैक की स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। तो मुंबई के एक लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहता हुआ सिद्धांत दीक्षित नाम का लड़का, जो कि काफी फियरलेस और रेबेलियस टाइप का बंदा है, उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है फिलहाल के लिए, वो है सर्वाइवल स्टंट्स। ट्रेन के ऊपर कूदना, बिल्डिंग से बिल्डिंग, यहाँ वहाँ बिना किसी पैराशूट के, बिना किसी भी सेफ्टी के जंप कर देना, अंडरग्राउंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब उसकी जिंदगी का एक बहुत ही नॉर्मल सा हिस्सा है एंड उसकी जिंदगी ही यही है। लेकिन उसके पापा हमेशा चिंता में रहते हैं, क्योंकि सिद्धांत दीक्षित, जिसका नाम सिद्धू होता है, उसका एक बड़ा भाई निहाल होता है, वो ऐसे ही किसी एक गेम में गया था एंड वापस कभी नहीं आया। एक रात सिद्धू जो है वो अपने बड़े भाई निहाल की याद में उसका एक ट्रंक होता है वो ओपन करता है। अंदर उसे मिलती है एक डायरी, कुछ वीडियो कैसेट्स और एक हैंड रिटन लेटर।
जिसमें निहाल ने लिखा होता है मैदान के बारे में। मैदान एक इलीगल सर्वाइवल गेम है जो कि यूरोप के किसी एक अबैंडन इलाके में होता है, जहाँ दुनिया भर के डेयरडेविल्स को बुलाया जाता है। जीतने वाले को नाम, पैसा और खुद का गेम स्टेटस मिलता है, एंड वहीं पे हारने वाले वापस कभी लौट के अपने घर नहीं जा पाते, एंड जो लोग जा पाते हैं वो उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि एक सीक्रेट चीज है। और लेटर की लास्ट लाइन में लिखा होता है कि सिद्धू, अगर तू ये लेटर पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं वापस लौट के नहीं आ पाया, मैं भी मैदान में ही गया था। सिद्धू के अंदर गिल्ट और रिवेंज की भावना जाग रही होती है, एंड इसी की वजह से वो अपने पापा के लाख मना करने के बावजूद एक सीक्रेट इन्विटेशन की वजह से मैदान के आइलैंड पे चला जाता है बिना किसी वीजा एंड पासपोर्ट के। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस फिगर देव नाम के इंसान से, जो कि मैदान का चैंपियन और होस्ट दोनों होता है। देव जो है वो एक काफी चार्मिंग लेकिन काफी डेंजरस पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है, जिसने मैदान के पहले के 5 सीजन जीत रखे हैं, एंड अब वो इस गेम का गॉड बन चुका है। एंड उसके आसपास एक पूरा का पूरा एम्पायर है, एलाइट गार्ड, सर्वेलियंस कंट्रोल रूम, ड्रोन कैमरास और हर एक प्लेयर की जिंदगी का कंट्रोल। सिद्धू को एक काफी लग्जरियस सेफ हाउस के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात और भी गेम के प्लेयर्स से होती है। एक रशियन बेस्ड जंपर निकिता, एक इंडियन स्नाइपर गर्ल जुनैदा और एक साइलेंट लोनर आर्यन जो कि किसी से बात नहीं करता। फिर देव अनाउंस करता है कि मैदान के इस सीजन में 5 गेम्स होने वाले हैं, एंड तुम लोग को अगले गेम में जाने के लिए ऑब्वियसली पहला गेम सर्वाइव करना पड़ेगा। जो जिंदा बचेगा वो अगले राउंड में जाएगा। कोई रूल्स नहीं, कोई मर्जी नहीं, सिर्फ एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखनी है, लिव टिल द लास्ट फ्लैग। यहाँ से इसने थोड़ा खुद का टर्न लिया हुआ है। जो मूवी है उसके अंदर हर एक गेम के बाद कुछ ना कुछ चीजें होती है बीच में। यहाँ पे इसने फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम ऐसे करते करते गेम में ही स्टोरी को बांट दिया है। तो अब गेम्स के हम लोग को पूरे सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। तो पहला गेम होता है डेथ कॉन्वॉय। 60 किलोमीटर पर आवर पे चलता हुआ एक ट्रक, जिसके ऊपर प्लेयर्स को चढ़ना है एंड अपना अपना फ्लैग निकालना है। जब ट्रक जो है वो एक क्लिफ पे आता है तो लोग एक दूसरे को धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सिद्धू जो है वो अपने स्पीड और इंस्टिंक्ट की वजह से एक फ्लैग निकाल लेता है, एंड फिर उसी वक्त उसी के सामने आर्यन, जो एक बंदा हम लोग को बताया गया था जो कि काफी लोनर था, किसी से बात नहीं कर रहा था, वो एक बंदे को बचाने के चक्कर में खुद क्लिफ से नीचे गिर जाता है। अब सीधा सेकंड गेम दिखाया हम लोग को, द बीस्ट पिट। जंगल के अंदर तुम लोग को खुला छोड़ दिया जाएगा, जंगली कुत्ते रहेंगे, तुम्हारे हाथ में एक ट्रिगर होगा, तुम वो दबाओगे तो एक फ्लेयर गन चलेगी जिससे तुमको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, एंड जो लोग रेस्क्यू नहीं होंगे वो लोग अपना सर्वाइवल खुद देखेंगे। सिद्धू जो है वो एक जगह से जा रहा होता है, वहाँ पे उसको एक वॉल के ऊपर अपने भाई का नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसे घने जंगल के अंदर उसके भाई का नाम कहाँ से आया, तो ऑब्वियस सी बात है वो यही सोचता है कि उसका भाई भी इस गेम के अंदर इसी जगह से गया होगा, एंड वहाँ पे उसको एक क्लू मिलता है। वहाँ उसे एक छोटी डायरी का फटा हुआ नोट देखने मिलता है, जिसके ऊपर निहाल ने लिखा होता है कि आई वाज बिट्रेड। एंड ये चीज सुन के सिद्धू के अंदर काफी ज्यादा थॉट्स बन रहे होते हैं, एंड वो काफी चीजों पर डाउट करना शुरू कर देता है। ये गेम के बाद जब जिंदा बचे हुए प्लेयर सेफ हाउस जाते हैं तो वहाँ सिद्धू को एक ट्विस्ट मिलता है। वो सेफ हाउस के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है, तब उसको एक हिडन चेंबर मिलता है, जहाँ पे आर्यन, जो कि पहले गेम के अंदर क्लिफ से गिर गया था, वो उसे देखने मिलता है। वहाँ वो सिद्धू को बताता है कि निहाल को फाइनल राउंड के अंदर देव और उसके राइट हैंड मैन जैक ने चीट करके मारा था। ये सुन के सिद्धू के अंदर काफी रिवेंज वाली भावना आने लगती है, एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर फाइनल गेम से पहले देव सब कुछ रिवील करता है। जब निहाल ने देव के रूल्स के ऊपर सवाल उठाया तब देव ने अपने राइट हैंड मैन जैक की मदद से उसका पैराशूट सबोटाज करा दिया एंड निहाल को मरवा दिया। सिद्धू उसे ओपन चैलेंज देता है एंड लिटरली कहता है कि तेरा सिस्टम का रूल के अगेंस्ट खेलेंगे हम लोग एक फाइनल गेम, तू, मैं, नो टेक नो वेपन, सिर्फ हम और एक जिंदा निकलने का चांस। देव एक्सेप्ट करता है एंड सिद्धू एंड देव के बीच में हम लोग को फाइनल मैच देखने मिलती है। इस मैच का नाम होता है द जीरो लाइन। एक नैरो रोप ब्रिज जो कि 1000 फीट ऊपर एक कैनन के ऊपर बंधी हुई होती है। दोनों प्लेयर्स के पास एक रोप और एक फ्लैग होगा। जो पहले फ्लैग लेकर सामने तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा बिना गिरे। नीचे तुमको कोई भी सेफ्टी नेट या कुछ हार्नेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तुम फ्री हो एकदम, तुम गिरे तो गिरे। रोप के ऊपर देव और सिद्धू फाइट करते हैं, एक दूसरे को पंचेस मारते हैं, स्लैप मारते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे फ्लैशबैक दिखा देते हैं, लेकिन एंड में देव गिर जाता है एंड सिद्धू उसको पकड़ लेता है हाथ से। एंड सिद्धू कहता है कि गेम खत्म तब होता है जब इंसान जीतता है, मॉन्स्टर नहीं। और फिर वो देव को छोड़ देता है एंड देव उस कैनन से नीचे गिर के मर जाता है। लेकिन तभी देव का राइट हैंड मैन जैक जो था वो अपने अयान नहीं, क्या नाम था इसका, भूल गया मैं, सिद्धू, हाँ सॉरी, सिद्धू के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन तभी आर्यन जो कि क्लिफ से गिर गया था एंड निहाल का दोस्त था, वो आके सिद्धू को थोड़ा बहुत हेल्प करके बचा लेता है एंड फाइनली मैदान जो है वो खत्म होता है। एंड यहाँ पे एआई की लिखी हुई क्रैक मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे खास पसंद नहीं आई। ऑब्वियसली इसके गेम थोड़े बहुत अच्छे थे, तो अगर क्रैक ओरिजिनल मूवी जो है उसके अंदर इसके थोड़े बहुत गेम्स डाल देंगे तो मूवी वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन ये मेरे को एक्चुअली इतनी खास पसंद नहीं आई। तो मेरे हिसाब से क्रैक की ओरिजिनल स्टोरी ही इस वाली स्टोरी से तो थोड़ी बेटर है, उसके अंदर थोड़ा और वर्क करने की जरूरत थी, लेकिन ये काम नहीं करेगा आई गेस। तो हमारे पास 3 स्क्रिप्ट थी। एक की स्क्रिप्ट हमको बहुत ज्यादा पसंद आई जो कि थी गणपत मूवी की, तो एआई एक में जीता। एक में अपने जो एक्चुअल ह्यूमन राइटर्स हैं वो जीत गए, मतलब जीते नहीं और काम करना है उस पर, लेकिन एआई इतनी अच्छी नहीं लिख पाया, तो क्रैक के केस में ह्यूमन राइटर्स जीत गए। एंड हाँ ऑब्वियसली स्टोरी हमको नहीं पसंद आई, तो ये खुश क्यों है, इसको गुस्सा होना चाहिए ना, तो इसको हम गुस्सा करके रखेंगे। इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमारे ऑडियंस को, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी नहीं पढ़ने मिल रही है। क्या फायदा जब हम लोग को अच्छी स्टोरी नहीं मिलेगी। तो ये वाली स्टोरी जो क्रैक की स्टोरी थी तुम लोगों को कैसी लगी ये चीज कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम लोग चलते हैं भूल भुलैया 3 पे, लेकिन भूल भुलैया 3 की स्टोरी को वापस से एआई से लिखवाने से पहले थोड़ा पानी भी लेते हैं, बहुत बात कर ली मैंने। मजा आ गया।
नाइस, तो हमारी ऑडियंस अभी भी गुस्सा है। अब चलता है भूल भुलैया 3 की स्टोरी की तरफ। तो मैंने भूल भुलैया 3 की जो लिखी हुई स्क्रिप्ट थी वो मैंने अभी एआई को दी है। उसके अंदर जो दिक्कतें थी वो बताइए इसको। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें थी तो मैंने पूरी स्टोरी ही रीड करने बोली इसको, और अब देखते हैं कि इसका क्या आंसर आया है। आ तो गया सामने, देखते हैं, रीड करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शिमला के एक ग्रैंड होटल से, जहाँ पे यूट्यूब के बहुत फेमस तांत्रिक एंटरटेनर बाबा रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन अपना शो कर रहे थे। उसका शो हमेशा फुल पैक्ड रहता है, लोग उसको एक अच्छा एंटरटेनर मानते हैं, लेकिन वो खुद भी जानता है कि उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो अब तक वो प्योरली अनलॉक नहीं कर पाया, लेकिन वो फील कर पा रहा है। एक दिन उसके शो के बाद एक मिस्टीरियस लड़की राजश्री उससे मिलने आती है। वो लड़की रू बाबा के पास आती है और उसको कहती है कि हमारे गांव की हवेली में जो कि राजस्थान में है, वहाँ कुछ ऐसा अनयूजुअल गतिविधियां हो रही हैं। पहले के लिए रू बाबा मना कर देता है, बोलता है कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, बिकॉज उसको लगता है कि ये भी फिलहाल कोई टाइम पास या प्रैंक होगा जो कि मेरे को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब रू बाबा ने राजश्री के हाथ पे लिखे हुए पुराने जमाने के मंत्र पढ़े जो कि सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, तो रू बाबा की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ट्रिगर हो गई। फिर रू बाबा, छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव एंड राजश्री, ये तीनों मिलकर राजस्थान के उस महल में जाते हैं जो कि भूल भुलैया टाइप्स महल था, वहाँ जहाँ पे मंजुलिका का राज छुपा हुआ था। एंड लोग कह रहे थे कि मंजुलिका वापस आ चुकी है, एंड लोग कह रहे थे कि इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक है एंड किसी और का रूप लेके आई है। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि रू बाबा एंड बाकी सारे लोग जब उस हवेली में जाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एक औरत रह रही होती है जो कि अवनी होती है, जो कि एक्चुअल विद्या बालन जी का कैरेक्टर है वो होता है, जिसे लोग आज तक समझ रहे थे कि अक्षय कुमार ने उनको ठीक कर दिया है। रू बाबा अवनी को देख के हैरान हो जाता है एंड सोच लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी कामनेस होती है। लेकिन रू बाबा जानता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। जब एक रात हवेली के अंदर अपने आप ही बहुत सारी चीजें हिलने लग गई थी एंड बहुत सारे लोग अपने आप बेहोश हो जा रहे थे, तब रू बाबा को ये लगता है कि ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। एंड आई नो तुम लोग को मैंने अभी लाइन बोली उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, लिटरली एआई ने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रू बाबा को लगता है कि ये सब साइकोलॉजिकल है। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, शायद मैं ही नींद में रात के मैं 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं वो साइकोलॉजिकल पढ़ रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ और वर्ड हो। तो अगर तुम लोग को लग रहा है मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो रीड कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन रू बाबा खुद एक पुरानी मूर्ति के यहाँ पे फेड हो जाता है एंड उसे वहाँ पे मंजुलिका की एक्चुअल रूह दिखाई देती है। वो चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला होता है। ये सब सच है। ये सब रियलाइज करने के बाद रू बाबा के लिए काफी टर्निंग पॉइंट हो जाता है। डॉक्टर रीत नाम की लड़की को हवेली में बुलाया जाता है जो कि अवनी की मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखती है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि डॉक्टर रीत जो है वो खुद रिसर्च कर रही होती है एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर। एंड डॉक्टर रीत और राजश्री के बीच में कुछ तो कनेक्शन होता है। आगे हमको पता चलता है कि दोनों की दोनों एक ही लाइनेज से आती है, उन लोगों के जिन लोगों ने मंजुलिका को एक जमाने में कैद किया हुआ था। इस बार मंजुलिका सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुकी थी जो कि किसी के भी शरीर में घुस सकती है एंड अपना मकसद पूरा कर सकती है। अब सीधा क्लाइमैक्स लिखा हुआ है इसने, बीच में कोई स्टोरी नहीं डाली है। क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि अवनी फुल्ली रिकवर ही नहीं हुई थी। अक्षय कुमार ने जो उसको फर्स्ट पार्ट में रिकवर किया था वो फुल्ली रिकवर नहीं हुई थी एंड मंजुलिका उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में है वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह लेके रही थी, वो मतलब रुक गई थी। एंड अब वो अवनी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल ले रही थी। उसी समय रू बाबा, राजश्री और डॉक्टर रीत मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा रिस्की था जो कि मंजुलिका को हमेशा हमेशा के लिए या तो भगा सकता है या फिर वो एक नए रूप में आ जाएगी जो कि इतना पावरफुल होगा कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। रिचुअल के दौरान एक सीन के अंदर अवनी होश में आके चिल्लाने लगती है, अपने कॉन्शियस में आके चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। आखिरी रिचुअल के बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है हवेली के एक हिस्से के अंदर। रू बाबा एंड टीम बच जाती है लेकिन अवनी डिसअपीयर हो जाती है। सब लोग को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट फ्रेम में कुछ अलग ही चीज होती है। एक म्यूजियम टाइप जगह में एक पेंटिंग के अंदर अवनी और मंजुलिका का चेहरा मर्ज हो जाता है एंड काइंड ऑफ वो मतलब एक तरीके से मिल चुके हैं पेंटिंग के अंदर। एंड फिर एक लास्ट ब्लिंक होता है, वो पेंटिंग ब्लिंक करती है एंड सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भूल भुलैया 3 की स्टोरी खत्म हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को स्टोरी पसंद नहीं आई, लेकिन इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि अगर भूल भुलैया 3 में डाल के बनाए गए होते तो एक्चुअली वो बहुत मस्त होती। तो ये रीड करते करते मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा मतलब ख्याल है कि भूल भुलैया 3 जैसे इन्होंने एकदम अलग से बनाई है, अगर लोग उसके बजाय थोड़ा ऐसा मतलब फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड रखते, रू बाबा को ऐसा दिखाते कि वो अक्षय कुमार को जानता है समथिंग समथिंग, फिर वो हवेली पे कुछ ऐसा गतिविधियां चालू हो गई है, वो उस जगह पे आता है, उसको अवनी मिलती है, ये चीज काफी सही थी। फिर धीरे धीरे ये बात से पता होता है कि अवनी कभी ठीक हुई ही नहीं थी, उसके अंदर मंजुलिका अभी भी है। फिर वापस से बहुत सारी चीजें, मैंने एक्चुअली इसको कहा था कि अक्षय कुमार का कैमियो भी डाल देना इसके अंदर, लेकिन इसने डाला नहीं, पता नहीं क्यों। इसने अवनी ला दी वापस। तो अगर यहाँ पे अक्षय कुमार का कैमियो भी हो रहा था, ये फाइनल जो रिचुअल होता है वहाँ पे अक्षय कुमार भी प्रेजेंट होता है, तो फिर ये एक अच्छी खासी स्टोरी बन सकती थी। एंड इसका क्लिफ एंगल भी एक्चुअली में काफी ज्यादा तेज और डरावना था। अगर लिटरली ऐसा इमेजिन करो कि मंजुलिका एंड अवनी का चेहरा एक पेंटिंग के अंदर मर्ज होकर ऐसा वो ब्लिंक कर रही है पेंटिंग, तो फिर वो चीज काफी स्कैरी हो जाती। आई थिंक ये वाले को न्यूट्रल लगना चाहिए, बिकॉज थोड़ी बहुत चीजें इसने अच्छी बताई भी लेकिन बुरी भी बताई। तो अब अरे हाँ, मैंने इसको कभी सेट ही नहीं किया क्या, फक। ये तो अभी भी ये भी गुस्सा ही है, इसको बीच में रख नहीं सकते। तो आई थिंक इसके अभी इसका काम नहीं है, इसको हटाओ। तो आई थिंक एआई जो है ये एक छोटे छोटे चंक ऑफ एलिमेंट एक अच्छे आइडिया के लिए बेटर है, लेकिन वो आइडिया को लेके एक काफी अच्छी स्टोरी बनाना ये एक एक्चुअल राइटर ही कर सकता है। लेकिन ठीक है, जो बुरी मूवीज थी उनकी स्टोरी को एआई के थ्रू इनहांस करके एक रीड करना एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। तो आई थिंक वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तुम लोग को और भी ऐसी कोई फ्लॉप मूवीज जिसका कंसेप्ट अच्छा था लेकिन स्टोरी इतनी खास नहीं थी, ऐसी मूवीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। कमेंट के अंदर मूवीज के नाम बताओ किसके ऊपर हम लोग अगला पार्ट बना सकते हैं। तो मूवीज के नाम कमेंट करो, किसकी स्टोरी को बेटर बनाना चाहिए
दीजिए क्या क्या तुम लोग को इस वीडियो में पसंद आया, जो ये क्रैक मूवी थी, जो गनपत मूवी थी, इसमें से कौन सी स्टोरी तुमको पसंद आई, तुम लोग को क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। तो फिलहाल ये वीडियो के अंदर इतना ही। अगर पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बिल्कुल बताना कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर कौन कौन सी मूवीज को इंक्लूड करना चाहिए। ये वाले वीडियो के बेस्ट पार्ट बताना तुमको क्या पसंद है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई बहुत बोला यार आज।